हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज़ाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम देखेंगे टॉप 53 क्वेश्चन दोस्तों जो बायोलॉजी जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। जो भी आगामी आने वाले आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही दोस्तों, बनेंगे। ऐसा समझिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दोस्तों शामिल किए गए हैं। टॉप 53 क्वेश्चन नोट करते चलना दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जितने भी मेरे भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए बस। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते हुए चलना। बार बार वीडियो में मैं नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए शेयर करिए, सब नहीं। अच्छी लगी वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आधा देखने से अच्छा है दोस्तों कि अभी बंद कर दो। आपको पता है कि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न रहा, किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नोट करते चलना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा देर ना करेंगे। चलिए, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो दोस्तों पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है तो क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। जब भी पूछेगा एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न चौथा नोट करना दोस्तों। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम में पूछ दे घासों का अध्ययन किया किसमें किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें मित्रों, आइए चलिए। अगला पांचवा प्रश्न रहा कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों स्पर्मोलॉजी में आपका बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हार्टिकल्चर कहते हैं। दोस्तों समझिए कि यहाँ से 2-4 नंबर आपके फिक्स ही है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, जब भी पूछे सबसे छोटा जीव कौन होता है तो माइकोप्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए, कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं? तो एंटीबायोटिक्स अधिकांश किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जीवाणुओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए नोट करते हुए चलना दोस्तों। चलिए, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो कौन सा मानव की आंत में जीवाणु पाया जाता है दोस्तों? तो एशेरियाई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं दोस्तों। जब भी पूछे गलत नहीं करना है कि मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो एशेरियाई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न, कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो जीवाणु आकार में दोस्तों सबसे छोटा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए, कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी होती है। कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे, कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? जैसे कोई मान लीजिए जो पौधा है उस पर बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों अनावृति बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट देखेंगे दोस्तों। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। अगला चलिए नोट करते हुए चलना दोस्तों क्वेश्चन को। अगला प्रश्न रहा कि द्विविधि नाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों द्विविधि नाम की पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लीनियस हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने दोस्तों विषाणु को की थी। एग्जाम में जब भी पूछे कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इवानोस्की। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए, चेचक के लिए टीके का विकास किया? दोस्तों चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, दूध के दही के रूप में जमाने का कारण क्या है?
दूध का दही कैसे जम जाता है दोस्तों, किस कारण जम जाता है? तो लैक्टोबाइसिलियस के कारण। याद रखिएगा, आप दही वही खाते हैं तो आपको ये सब तो याद ही रहना चाहिए ऐसे ही। चलिए, टिक्का रोग किसमें होता है दोस्तों? टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, आइए। HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो आतशक जो रोग है दोस्तों, ये HIV द्वारा होता है। अगला प्रश्न, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है दोस्तों? तो किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से शैवालों में आयोडीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, केल्प प्राप्त होता है? कहाँ से केल्प प्राप्त होता है दोस्तों? समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, सभी क्वेश्चन नोट करते हुए चलना दोस्तों, वीडियो को पूछ करके या तो फिर रिपीट करके देख लेना, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और हाँ, नोट किए रहेंगे ना तो एग्जाम में आप रिवीजन करके जाएंगे ना दोस्तों, धुआं कर देंगे प्यारे साथियों। धुआं मतलब आप क्वेश्चनों को तो ऐसे ही देखे और आंसर टिक कर देंगे, लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। जितना पढ़ा उतना पढ़िए ना, सिलेक्शन आपका 100% कोई रोकने वाला नहीं है। इस बार आने वाले एग्जाम में जो भी हो, NTPC, UPP, UPSI, CHSL, जो भी एग्जाम है दोस्तों, तैयारी अच्छी करिए, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ठान लेंगे दोस्तों तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे साथियों, सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। आप जीवाणु मत लगा देना, विषाणु के कारण यह फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 25वां प्रश्न दोस्तों, कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों आपका आंसर क्या? विषाणु के कारण, ना कि जीवाणु रोगाणु के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न, सार्स, इसे SARS क्या है? सार्स क्या है? तो दोस्तों यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? घात है दोस्तों, दांत मत समझिएगा। ठीक है, घात रोग उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है कि कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोफोबिया होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से होता है, किससे होता है? तो आपको याद रहना चाहिए हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो विषाणु से उत्पन्न होता है। दोस्तों अभी ऑनलाइनर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका टेस्ट चलेगा। टेस्ट देखते हैं किसमें कितना दम, कितना किसने पढ़ा है। चलिए, प्रश्न रहा कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो परमेलिया से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे रहा कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को दोस्तों जापान के लोग सब्जी के रूप में सेवन करते हैं या खाते हैं। अगला प्रश्न रहा 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सी कोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा और याद करिएगा, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सी कोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्सी कोल्स। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो कोप्रोफिलस कहलाते हैं। आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नोट करे रहेंगे तो एग्जाम में से आपको बहुत मदद मिलेगी प्यारे साथियों। चलिए, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, आपसे 100% पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में। बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इन क्वेश्चनों को रट लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए, सभी कवक सदैव होते हैं। तो दोस्तों सभी कवक सदैव क्या होते हैं? तो विविध पोषी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों वह किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। जब भी पूछ दे कि कवकों की कोशिका किसकी बनी होती है, तो काइटिन व
हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, चलिए, कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो किसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। दोस्तों इस चैनल पर बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरा मुख्य उद्देश्य है। जितने मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, सरकारी जॉब की, उनका सिलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों आपको PDF फाइल चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए वन लाइनर स्टडी पॉइंट। दोस्तों सभी PDF फाइल आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न देख लेते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो मूसला जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो अपस्थानिक मूल कहलाती हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक, कौन सा है? दोस्तों चेचक जो है ना, यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे साथियों आपसे। चलिए, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो दोस्तों मुक्त राइबोसोम्स द्वारा विकसित होती है। अगला प्रश्न देते हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए, कि सिलीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। ऐसे भी पूछ देगा कि सिलीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला चलें दोस्तों, आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो किस में बनते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा इसका आंसर जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न देखेंगे 43 का, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बहुत बार पूछे गए हैं प्यारे साथियों एग्जाम में क्वेश्चन, जब भी पूछे कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एलोजा। दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एलोजा है, एलोजा क्या है दोस्तों? तो जलीय फर्न है। क्या है एलोजा? जलीय फर्न है। दोस्तों आपके एग्जाम में NTPC चाहे CSSL UPSI UP बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ लिए, पूछे जाएंगे, पूछेगा एलोजा क्या है? तो जलीय फर्न है, गलत नहीं करना है। चलिए, कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, श्वसन मूल मिलती है कहाँ से मिलती है? तो जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल मिलती है, किससे मिलती है? जूसिया में मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अवस्तंभ मूल पाई जाती है? तो दोस्तों गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, कि जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो मूलांकुर से जड़ें आपकी विकसित होती हैं। अगला चलें, अगला 50वां, गाजर है एक, गाजर आप खाते हैं, आपको पता है कि विटामिन A सर्वाधिक मात्रा में किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए गाजर है क्या है? तो गाजर दोस्तों जड़ है, ठीक है। सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर में विटामिन A पाई जाती है। चलिए, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? आप देखते हैं कि बरगद रहता है तो उसके पेड़ से जो मोटी मोटी जड़ें लटकी रहती है तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो स्तंभ मूल कहलाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आलू का खाने योग्य भाग होता है, आलू का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? तो दोस्तों तना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है? तो पर्णकाय स्तंभ द्वारा दोस्तों नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक है। और लाइक करना। अपने दोस्तों ये आपका चैनल, अपने चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी जोड़िए दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेक्शन से यहाँ रिलेटेड केवल बातें होंगी। जितने भी भाई बहन सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है प्यारे साथियों, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे दोस्तों ना कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो
तो चले मिले अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।